हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 100% सही तरीका बताने वाला हूं कि आप नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। अगर दोस्तों आपको 100 में 100 नंबर चाहिए तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं वो आप अपना लीजिए। 100% गारंटी, विश्वास करिए कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और यहाँ पे जो भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, अगर आप ऐसे अपनी कॉपी को लिखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है, तो कॉपी में ऐसा आपको लिखना है और ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे एग्जामिनर देखते ही कह दे यार क्या कॉपी लिखा बच्चे ने। ऐसा होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें जो खूबसूरती होती है वो आकर्षित करती है। हम कभी कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो कहते भाई क्या खूबसूरत चीज है, क्या बनाया है ईश्वर ने, है ना। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैसे कॉपी प्रेजेंट करेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेगा। लाखों बच्चे होते हैं और लाखों बच्चों का जो कॉपी प्रदर्शन करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और जो अच्छा प्रदर्शन करता है वही टॉपर की श्रेणी में जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको टॉपर की श्रेणी में आना है तो आपको अपनी कॉपी थोड़ा सा कुछ अलग करना होगा, अलग लिखना पड़ेगा। तो आइए बताते हैं कैसे अपनी कॉपी को अलग लिख सकते हैं और एक अलग आप पहचान बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 2024 का जो 24-25 का मॉडल पेपर जारी किया यूपी बोर्ड ने वो मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके आधार पे मैं आपको बताऊं कैसे जो है अपनी बोर्ड की कॉपी आपको प्रेजेंट करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूपी बोर्ड ने जो पेपर जारी किया है मॉडल पेपर 2024-25 का, आप इसे पूरा जरूर सॉल्व करिएगा। मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक पेपर पैटर्न दिखा दूं, उसके आधार पे कॉपी कैसे प्रेजेंट करनी है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो है 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और फिर इसके बाद 11 से लेकर 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसका जो है लगभग 10 शब्दों में यानी आपको एक वाक्य में इसका आंसर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता है 21 से लेकर 26 नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय फर्स्ट होता है। इसका उत्तर 50 शब्दों में देना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है 27 से 30 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी सेकेंड पार्ट रहेगा, जिसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। और फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो आइए अब आपको बताते हैं कैसे जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप पेपर पैटर्न दे सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 10 बहुविकल्पीय सवाल, फिर इसके बाद आपका लघु उत्तरीय, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक बात और आपको बता दें, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। जैसे लिखा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी वैश्वीकरण की क्या अभिप्राय है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आप क्या समझते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या आशय होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछता है बोर्ड में। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 नंबर की परिभाषा है, आपको इसके बारे में समझना है कि वैश्वीकरण अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो बस इतना समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, इसका नाम ए है, ठीक है। जब कोई एक देश ए मान लेते हैं किसी अन्य देशों में, ठीक है, अन्य देशों में अपना जो है यही फैला दे, जो अपना देश है, मतलब कि जो अपना व्यवसाय है या अपना कोई आयात निर्यात वस्तुओं का होता है, वो सब अगर फैला देता है, तो जब एक देश कई सारे देशों में फैल जाए तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। एक लाइन की छोटी परिभाषा है, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और आपको लिखना पड़ेगा। कि जैसे कि मान लो चीन है, ठीक है, एक एग्जांपल दे देंगे। चीन देश है, चीन की सामान जो है वो भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जाती है। तो चीन जिस प्रकार से अपना सामान विश्व के कई सारे देशों में भेजता है, ये पूरी पूरी प्रक्रिया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहलाती है, ठीक है। यानी अपना कोई सामान किसी दूसरे देश में बेचना, ये वैश्वीकरण कहलाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर फैलाना ही वैश्वीकरण होता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय आएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो नंबर दिया रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ, पहले आपको इसको बताना है, फिर आपको इसके लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे,
इन इसकी दो विशिष्ट संस्थाओं का नाम बताइए, फिर आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद जो है इसके 2 कार्य लिखेंगे, फिर आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आंसर देना है। यानी आपको लगभग जो ये आंसर है ना, एक पेज में तो आंसर देना ही देना है। 50 शब्दों में कहता है लिखने के, लेकिन अगर 50 शब्दों में लिख देंगे आप तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अभी मैं जब आपको कॉपी दिखाऊंगा तब आपको एहसास हो जाएगी कॉपी कैसे प्रेजेंट करना है, जिससे पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर हमें मिल जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे लघु उत्तरीय सेकंड। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है और ये आपको 50 शब्दों में आंसर देना होता है। 50 शब्दों में नहीं, 100 से लेकर 125 शब्दों में आंसर देना होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको 1 से लेकर 1.5 पेज में आंसर को प्रेजेंट करना है। जब 1 से लेकर 1.5 पेज में आंसर लिखेंगे तब जाके आपको 6 नंबर पूरा मिलने का चांस रहेगा। और कैसे तरीके से लिखते हैं वो नंबर जो है मिलेगा 6 में 6, वो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं। जैसे आप यहां देख पाएंगे 1.5 नंबर 1.5 नंबर 1.5 नंबर ऐसे कर 1.5 करके दिया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना रहेगा, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ऐसे ही आपको 6 नंबर में देखिए यहाँ पे पूछा है, मतलब कि 8 नंबर पूछा है, तो आपको 8 नंबर तब मिलेगा जब इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे दक्षेश क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसकी जो है दक्षेश के ज्यादा भूमिका क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे। अब आइए कॉपी पे लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे जो है अपने कॉपी को प्रेजेंट करना है। दोस्तों मैं कॉपी पे आ चुका हूं, अब प्रोसेस बताता हूं, ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन लिख देंगे। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर आप लिखना शुरू करेंगे। पहला प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे, जो भी आंसर सही होगा। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, तो जो भी क्वेश्चन सही होगा, मान लीजिए पहले का यहाँ पे ए सही है तो यहाँ पे उत्तर, उसका उत्तर लिखेंगे और इस प्रकार से टिक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। एग्जामिनर देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी पहली पॉइंट। अब जो मेन पॉइंट है वो आगे देख लीजिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, इसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे तो कम से कम 1 लाइन का यहाँ पे गैप दे देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ मैंने ऊपर भी 1 लाइन गैप दिया है, यहाँ नीचे भी दिया है, ताकि जो मेरा आंसर वो पूरी तरह से अलग दिखाई दे, स्पष्ट हो, साफ सुथरा हो। जितना साफ सुथरा रहेगा, स्पष्ट रहेगा, उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर का। अगर आप उसमें सटा सटा के लिख देंगे, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब हुआ भैया तो समझ जाइए कि कॉपी जो चेकिंग हो रही है आपकी, उसमें नंबर बहुत कटने का चांस होता है और नंबर जो है कम मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर को खुश करना है आपको, है ना। तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना जिससे एग्जामिनर को लगे भाई क्या कॉपी लिखा बच्चे ने, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा भैया। बहुत सारे ऐसे आंसर आप लिखोगे जो गलत रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिलने का चांस रहेगा। ये सही तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, आप गैपिंग उसमें देख लीजिए, इस प्रकार से गैपिंग करनी है। ठीक है, और ऐसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। जो भी सही है उसको लिखकर टिक कर देंगे, आपको इस पे 1 नंबर मिल जाएगा। इसको चेक करेंगे एग्जामिनर, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, पूरा पूरा आंसर आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। दूसरी बात यहाँ पे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर लिखा है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है उत्तर संख्या। तो आपके जो भी इच्छा करे उत्तर संख्या ले सकते हैं। मैं तरीका बता रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे लिखा, आपको मैं सिखा रहा हूं कि कॉपी लिखते कैसे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर है, फिर यहाँ पे उत्तर संख्या है। तो जो भी आपको इच्छा करे आप लिख देना, जो भी लिखना एक ही लिखना, बार बार ऐसे करके मत लिखना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप एक ही प्रोसेस से पूरा कॉपी को सॉल्व करिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए पूरा प्रोसेस। अब फिर बात करते हैं कि आपको अपनी जो अति लघु उत्तरीय कॉपी है वो कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लिख देंगे अति लघु उत्तरीय, और यहाँ पे 1 नंबर आप जो है यहाँ पे ये 10 शब्दों में लिखना होता है और 2 नंबर आपको इसको मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा था कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से थोड़ा सा हेडिंग बना लिया है कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। अब यहाँ पे 30 जनवरी 1948 को 1 नंबर इस पे मिलेगा, नाथूराम गोडसे ने की थी तो 1 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर पूरा भैया मिल गया, काम एकदम पक्का हो गया। ठीक है, ऐसे काम करना है आपको।
अब देखिए, जब अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है तो अगले क्वेश्चन में मैंने 2 लाइन का यहाँ पे गैप कर दिया है ताकि मेरा क्वेश्चन अलग-अलग साफ-सुथरा दिखाई दे, जिससे आप आसानी से प्रेज़ेंट कर सको और कॉपी भी अच्छा लगे देखने में, कोई काट-पीट नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा था कि स्वतंत्र भारत के प्रमुख सामने क्या चुनौतियाँ थी? तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना लिया, क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाना है आपको, स्मार्ट तरीके से आंसर लिखना है। इतना आप कर दिए तो आपका देखिए कितना अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे लाल पेन से लिखा है तो आपको लाल पेन इस्तेमाल नहीं करना है, काला नीला पेन इस्तेमाल करना है। तो आप पेन चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे काले पेन से हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे नीले पेन से आप अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शन कर देंगे। तो 2 चुनौती पूछा है, 2 चुनौती हम लिख देंगे कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती पहली हो जाएगी और लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो 1 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर मिल गया भैया, काम लोहा है, कोई दिक्कत है नहीं है, बस ऐसे प्रेजेंट करना है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने अंडरलाइन किया है, फिर मैंने हेडिंग बनाया, फिर मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, फिर ऐसे ही करके आपको अपने कॉपी को लिखना है और फिर मैंने यहाँ पे 2 लाइन गैप किया है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है। ये दोस्तों सही तरीका होता है। अगर आप ऐसे अपने कॉपी को प्रेजेंट करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जैसे गरीबी हटाओ का नारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, मैंने हेडिंग बना ली गरीबी हटाओ का नारा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन सही है, 2 नंबर मिल गया, काम खत्म। बस इतना काम करना है। फास्ट लिखना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लिखना है, अच्छे से लिखना है क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, लिखना बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो आगे आएगा तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 50 शब्दों में आंसर। 5 नंबर लेना है तो आपको 50 शब्दों से थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले लघु उत्तरीय फर्स्ट लिखेंगे, कोई उत्तर संख्या जो भी आपके मन में आए, उत्तर संख्या, आंसर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आंसर नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा था कि पंचशील सिद्धांत के मतलब पंचशील के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, तो मैंने स्मार्ट तरीके से आंसर लिखा है। 5 नंबर माइक लाल कोई काट नहीं सकता है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कैसे मैंने हेडिंग बना लिया क्वेश्चन से कि पंचशील जो है प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा पहले बताया है कि जो पंचशील का अर्थ होता है 5 सिद्धांत। पहला पॉइंट, पंचशील का क्या अर्थ है? 5 सिद्धांत है भैया। क्या सिद्धांत है आगे भी देखेंगे। ये भारत और चीन के मध्य 1954 में हुआ था। दूसरा पॉइंट, इसके बाद देखेंगे ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब यहां से कहानी शुरुआत होगी। अब जो आप इतना ऊपर लिखे हैं ना, यहाँ पे भी 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा और फिर जो नीचे लिखे हैं 5 पॉइंट यहाँ पे चेक करेंगे, 5 नंबर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा भैया, पूरा का पूरा नंबर। एग्जामिनर नहीं काटेगा अगर आप ऐसे प्रदर्शन कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये चीज, ये आपके अति लघु में बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है, तो ये प्लस पॉइंट का काम करेगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको आंसर प्रेजेंट करना है। इसके बाद 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट आइए देख लेते हैं। इसमें पहला है, इसमें जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, क्या हुआ था? पहला देखिए, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, ये समझौता हुआ था 1954 में, ठीक है। लेकिन 1962 में देखिए चाइना अटैक कर दिया था, तो भारत चीन के युद्ध में 1962 में युद्ध भी हो गया था। इधर जो है 1954 में समझौता हुआ, उधर 62 में युद्ध हो गया था। ऐसा चाइना खुरापात हरकत करता है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट है, समझौता हुआ था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हो गया 62 में। आगे देखिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों का मतलब ये है कि आप अपने देश में जो करना हो करिए, हम अपने देश में जो करना हो करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपने घर में पढ़िए, हम अपने घर में पढ़ रहे हैं, जो इच्छा कहे वो आप पढ़िए, जो हमारी इच्छा कहेगी हम पढ़ेंगे, कोई दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये समझौता हुआ था, लेकिन बाद में हस्तक्षेप होना शुरू हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एक दूसरे के अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। अखंडता प्रभुसत्ता को बनाए रखना, ना तो हम आपके राज्य पे कब्जा करेंगे, ना तो हमारे आप देश पे कब्जा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे पे कोई भी कब्जा उब्जा नहीं करेगा, उसकी अखंडता को अखंडता नहीं बनाएंगे, मतलब खंड खंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है समझौता हुआ था, लेकिन बाद में चाइना मुकर जाता है, ये उसकी चाल होती है। एक दूसरे से मित्रता बनाए रखेंगे और समानता का भावना भी बनाए रखेंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, हिंदी चीनी भाई भाई करेंगे, और यहाँ पे जो है समानता बनाए रखेंगे, लेकिन
चीनी मतलब चाइना ऐसा चाहता नहीं है। आगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत मानना। शांतिपूर्ण, आप अपने देश में शांति बनाए रखिए, हम अपने देश में शांति बनाए रखेंगे, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो शांति बनी रहेगी। ऐसा समझौता हुआ था, ये 5 समझौता हुआ था, लेकिन इन 5 समझौतों पर चीन मुकर गया और बाद में सारी घटनाएं घटती चली गई। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने एक पेज में 2 आंसर लिखा है और लिखने का तरीका यहाँ पे देख लीजिए, 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा। देखने यहाँ पे देखेंगे कि आप कोशिश करिएगा कि जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर प्रेजेंट करिएगा, लेकिन जो है एक पेज में 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिखना है और एक पेज में एक आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लिखें, आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्वेश्चन पूछा था शॉक थेरेपी क्या है। तो पहले शॉक थेरेपी के बारे में बताएंगे और लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे मैंने डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैपिंग, कोटेशन आदि का प्रयोग करके आंसर को स्मार्ट बना दिया है। और कम शब्दों में लिखकर 5 नंबर भी छीनना, ये भी ध्यान रखना है। कम शब्द लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, लेकिन 5 नंबर लेकर आएंगे, ये आपको विश्वास होना चाहिए, ये आपको भरोसा होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए कि हम जो लिखेंगे अच्छा लिखेंगे और 5 में 5 मतलब कि जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को जो नंबर रहेगा वो पूरा नंबर लेकर आएंगे। धीरे धीरे आप पूरा नंबर लेकर आएंगे तो आपका 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे शॉक थेरेपी, उसके बारे में लिखेंगे शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। बस इतना काम कर देंगे तो कम से कम एग्जामिनर खुश हो जाएगा, 1 नंबर तो आपको यहाँ पे दे ही देगा भैया। ठीक है, शॉक थेरेपी का अर्थ आपने बता दिया ना, काम हो गया आपका, प्लस पॉइंट आपने काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे लिखेंगे रूस, यहाँ पे लिखा है कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद की ओर रुक कर एक विशेष मॉडल बनाया जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आगे कहा गया है, यह मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित किया गया। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ कह रहा आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, किसी दोस्त ने आपके दोस्त से कहा कि भाई मुझे ना कल 1000 रुपया दे देना, मुझे बहुत जरूरत है यार, बहुत जरूरत है मुझे, जो है बहुत कि उसका जरूरत है, इतना जरूरत है कि मैं बता नहीं सकता, मुझे भाई 1000 रुपया दे देना। आपने कहा ठीक है भाई कल ले लेना, मेरे पास कल मैं व्यवस्था कर दूंगा, कल ले लेना। ठीक है, अब उसको खुश हो गए, भाई कल मुझे पैसा मिल जाएगा 1000, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जैसा वो दिन आया और आपके दोस्त ने पैसे मांगा और आप कहे भाई पैसा तो यार भूल गए, पैसा नहीं मिल पाया, यानी आपने वादा किया कि भाई हम पैसा दे देंगे, फिर बाद में मुकर गए, कह रहे पैसा नहीं है, तो इसका मतलब कि पहले आपने उन्हें चोट दिया और फिर बाद में करो यार सॉरी भाई यार गलती हो गई यार, जो है पैसा कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, अब उस पर उपचार कर रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं कि मेरा दोस्त रूठे ना, मेरा दोस्त मान जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि पहले एक बार आप मार दो किसी को, बोलो सॉरी भाई गलती से लग गया। ये क्या है, ये पहले एक बार चोट देना फिर उपचार करना है, यही तो होता है शॉक थेरेपी, यही तो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, तो देखिए पहले कहा गया कि एक बार समाजवाद देश होना चाहिए। ठीक है, कैसे लोग होना चाहिए, समाजवाद मतलब समाज के हित के बारे में सोचेंगे, समाज की भलाई के बारे में सोचेंगे। लेकिन बाद में पूरा देश समाजवाद जो था वो पूंजीवाद की तरफ बदल गया। तो पहले कहें कि हम समाजवाद बनेंगे, फिर कहेंगे पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब पूंजीपतियों का मालिक होगा, कोई एक मालिक होगा, प्राइवेट जिसे कहते हैं। सरकार समाज को देखती है लेकिन प्राइवेट सिर्फ अपना देखती है, तो पूरा समाज कहां मुड़ गया, पूंजीवाद की तरफ। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाई भैया, यही प्रक्रिया के लिए शॉक थेरेपी। आगे इस डायग्राम को समझ सकते हैं और डायग्राम के माध्यम से जो है आप इसे समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहले जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा जो है देश था, यूएसएसआर इसे बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शीत युद्ध का आपने दौर सुना होगा, कोल्ड वॉर से कहते हैं। तो हुआ क्या, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया यानी पतन हो गया, ठीक है, तो इससे बहुत सारे देश अलग अलग हुए, जैसे रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है। ये ऐसे ऐसे देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो बिखर गया पूरी तरह से सोवियत संघ। जो समाजवाद का समर्थक था, समाजवाद चाहता था, इसीलिए तो युद्ध हुआ था कि जो सोवियत संघ था ये समाजवाद चाहता था और जो यूएसए था ये चाहता था पूंजीवाद। इसी को लेकर कोल्ड वॉर हुआ था।
ठीक है। अब यहाँ पे जब ये सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन हो गया, तो यहाँ पे हुआ क्या, विघटन के बाद लोग पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हुए और यही विशेष मॉडल जो स्वीकार किया गया, इसी को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आसान शब्दों में दोस्तों समझ के आसान शब्दों में प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत है समझाने वाले, बहुत है पढ़ाने वाले, लेकिन अगर समझ जाएंगे आप लोग तो अपनी भाषा में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपको इस पे कोई माई के लाल काट नहीं सकता कि 5 नंबर आपको देना, जितना नंबर पूछा गया उतना नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने जो लिखा है सही तरीके से लिखा है और आपने अच्छे से प्रदर्शन किया। ये बात ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट बना के प्रदर्शित किया गया है और फ्लो चार्ट, डायग्राम, कोटेशन, मैपिंग, इन सब का प्रयोग आपके नंबर को बढ़ा देता है। नंबर का बढ़ाने का मतलब यह है कि अगर 5 नंबर का प्रश्न है, अब आप देखिए इतने छोटे से प्रश्न पे 5 नंबर कौन देगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ये कोटेशन और ये फ्लो चार्ट ये सब बना के क्वेश्चन को स्मार्ट कर दिया है और एग्जामिनर देखिएगा खुश हो गए, भाई यहाँ पे ये 3 नंबर 2 नंबर ऐसे करे 5 नंबर दे देगा, भैया काम हो जाएगा। यही तो करना है, ऐसे ही तो कॉपी को प्रेजेंट करनी है दोस्तों, यही तो लिखने का स्मार्ट तरीका है। आप समझ जाइए, ऐसी अगर कॉपी को प्रेजेंट करेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन शानदार नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लघु उत्तरीय सेकंड की, जिसका उत्तर 125 शब्दों में देना, 100 से लेकर 125 शब्दों में, और 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो भी होगा क्वेश्चन नंबर डाल देंगे यहाँ पे, इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा था कि आपातकाल क्या है, आपातकाल के कारण बताइए या फिर आपातकाल के परिणाम बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको आपातकाल के बारे में थोड़ा बतानी है कि इमरजेंसी होती क्या है भैया आपातकाल। तो देखिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जब सरकार को लगे कि देश के ऐसी स्थिति बन गई है जिससे निपटने के लिए जो सामान्य कानून है वो पर्याप्त नहीं है और उसके लिए आपातकाल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। आपातकाल यानी इमरजेंसी तुरंत लगा दिया जाए कि सारा जो है स्थिति शांत हो जाए, मैटर शांत हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में हैं, आप अपने स्कूल में हैं, आप अपने क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए क्लास में कोई लड़के ने गलती कर दिया और कभी कभी होता है कि एक कोई गलती करता पूरा क्लास मार खाता है ना। तो मान लीजिए उसमें जो है पूरे क्लास को दंड दे दिया जाए और फिर कहा जाए कि कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा, मतलब आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया जाए, कोई बाहर नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब कोई सारे नियम आपसे छीन लिए जाए, पूरा सब कुछ अधिकार छीन लिया जाए, तो उसे इमरजेंसी आपातकाल कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात यह है कि ऐसा सरकार क्यों की कि आपातकाल लगाना पड़ा। अब यहाँ पे एक कोटेशन टाइप का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देखिए प्लस पॉइंट काम करेगा। भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को की गई थी। अब ये प्लस पॉइंट का काम करेगा, इससे एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा, भैया 1 नंबर दे देगा और फिर इसके बाद व्याख्या करेंगे। देखिए बस लिखने की शैली दोस्तों देख लीजिए, लिखने की कला पहचान जाइए, कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी को। अगर आप ये जान जाओगे तो भैया आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये कॉपी ही आपकी पहचान होती है। जैसा कॉपी प्रदर्शन लोग करते हैं वैसा ही नंबर आपको मिलता है। ना तो कभी एग्जामिनर आपको देखा है, ना तो कभी आपसे मिला, ना तो उस पर आपका नाम लिखा रहता है, उस पर रोल नंबर रहता है। तो आपको कैसे जानेंगे भैया ये कॉपी उनकी है, कैसे जानेगा वो। तो इसका मतलब ये है कि कॉपी जैसा लिखेंगे वैसा ही नंबर मिलेगा। तो क्यों ना कॉपी में कुछ ऐसा लिखा जाए, अच्छा लिखा जाए, बेहतरीन आंसर दिया जाए जिससे हमें परफेक्ट नंबर मिल जाए। वही मैं तरीका आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारणों से गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल, गैर कांग्रेसी मतलब कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, सपा है, बसपा है, आप पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जो कांग्रेस को छोड़कर जो अन्य पार्टियां थी उनको गैर कांग्रेसी दल कहा जाता है। अब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो गैर कांग्रेसी पार्टी थे ना, अन्य जो पार्टियां थी वो क्या कर रही थी, विभिन्न भागों में आंदोलन कर रखे थे वो सब, ठीक है, और जगह जगह हड़ताल कर रखे थे, फिर बंद मतलब कि दुकान बंद, ये सब बंद, धरना आदि का आयोजन कर रहे थे। और इसके बाद इसको देखते हुए संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है मैंने, अनुच्छेद 52 के 352 के तहत 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई। यानी हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में आपातकाल का जिक्र किया गया है। अगर देश में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कंट्रोल नहीं होता है तो आपातकाल लगा दिया जाए, जिससे सारी स्थिति कंट्रोल हो जाए और
और उस जो स्थिति है उसको नियंत्रण कर लिया जाए। ये इसमें संविधान अनुच्छेद 352 में कहा गया है। अब यहाँ पे मैंने एक अलग से पॉइंट लिखा कि जब ये आपातकाल लागू हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, ये लोग थे। इनके आदेश से जो है, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की आदेश से जो है फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे इसके बारे में परिणाम लिखेंगे। ठीक है, परिणाम लिखेंगे। मैंने तो इसको आंसर को एक ही पेज में लिखा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कम से कम 2 से 2.5 पेज में आंसर ये जाए। ठीक है, मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूं, बस आप समझ जाइए। अगर लिख ले जाए समझ जाएंगे तो आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, समझ नहीं पाएंगे तो एक लाइन में लिखना दुश्वार हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इसका परिणाम क्या था, तो परिणाम यहाँ पे आप देख पाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग और परिणाम लिखेंगे कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। जब आपातकाल आया भैया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, देश में संघात्मक सरकार समाप्त हो गया। देश में संघात्मक सरकार का मतलब एक केंद्र सरकार होती है, ठीक है, और एक राज्य सरकार होती है। इन सबको समाप्त कर दिया गया। अब सरकार कौन है, यहाँ पे देखिए एकात्मक सरकार व्यवस्था लागू हो जाएगी और वो एकात्मक सरकार राष्ट्रपति शासन होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखिए, सभी प्रकार के धरना हड़ताल पर रोक लगा दी गई। इमरजेंसी आ गई ना, रोक लगा दी गई। कोई मनमानी करता है उठा के जेल में बंद कर देंगे, ऐसा नियम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नागरिकों को मौलिक जो अधिकार था वो स्थगित कर दिए गए। यानी जो मौलिक अधिकार थे कि हमें संविधान में कहा कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे ये कर्तव्य हैं, उनको समाप्त कर दिया था, मैंने स्थगित कर दिया गया था कि ताकि जो है कोई ये ना कह सके कि हमारे मौलिक अधिकार है, हम धरना देंगे, हम हड़ताल करेंगे, ऐसा कोई ना कह सके। तो इसीलिए इसको खत्म कर मतलब समाप्त कर दिया गया था उस टाइम पे। इसके बाद है यहाँ पे देश में प्रशासनिक रूप से एकात्मक व्यवस्था लागू की, मतलब एकात्मक मतलब एक सरकार और भी राष्ट्रपति शासन, इसको कहते हैं आपातकाल। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखिए, बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, लगे हाथ बात कर लेते हैं। आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। जो भी प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन जो पूछा रहेगा उसका आंसर लिखेंगे। आइए कैसे लिखते हैं स्मार्ट तरीके से आंसर, और नया कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखना है, मतलब सार के बारे में पूछा है तो सार के बारे में यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे, सार के अध्यक्षेश, और इसके बारे में पहले इसका पूरा नाम लिखेंगे। अगर इंग्लिश में लिखने नहीं आता कोई बात नहीं, हिंदी में लिख दीजिए, काम तब भी आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसका हिंदी है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो मेन पॉइंट लिखा है ये प्लस पॉइंट का काम करेगा, ये आपको आंसर को स्मार्ट बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा पहले इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां पे इसकी जो है स्थापना मतलब मुख्यालय इसका है। और इसमें जो है 8 देश हैं। ठीक है, 8 देश हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा काम नहीं किया है, वो आप काम कर सकते हैं। इन 8 देशों का मैपिंग कर सकते हैं। लगे हाथ में मैपिंग थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूं ताकि जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप इसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे महसूस कर लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिए मैपिंग कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से देश यहाँ पे। तो इधर देखिए पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैं भी आपको याद करा दूंगा, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपका भारत तो हो ही गया, इंडिया हो गया, और जो ये वाला पोर्शन है ये आपका नेपाल हो जाएगा, और यहाँ पे है आपका भूटान, मैं एक अच्छा लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है बांग्लादेश, नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, और इसके नीचे यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा मालदीव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपको भारत एक देश, ठीक है, पाकिस्तान दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां। कुल मिला के 8 देश यहाँ पे हैं। इस प्रकार से छोटा सा मैपिंग कर देंगे ना तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा और बेहतरीन नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैपिंग की। अब यहाँ पे देखिए 8 देश में जो है यहाँ पे मैंने बताया मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया यानी भारत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि जो अफगानिस्तान है
ये 8वां देश बना कब? 2007 में। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था? तो जवाब होगा 2007 में। 8वां देश कौन बना? अफगानिस्तान बना। कब आया? साथ में आया साथ देने। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाइए कि इन देशों के साथ में जब इनकी स्थापना हुई तो 7 देश थे इसमें, लेकिन जो 7 देश के बाद 8वां देश आया साथ देने आया। क्या देने आया? साथ देने आया 2007 में। ठीक है, 2007 में कौन? अफगानिस्तान आया। तो अफगानिस्तान जो है वो 8वां देश था, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं, एमबीबीएस पानी है। ठीक है, एमबीबीएस क्या करनी है आपको? पानी है। तो देखिए एम बी बी एस पानी है। ठीक है, एमबीबीएस जो है वो पानी है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, यम मतलब होता है म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, बी मतलब हो जाएगा भूटान, और बी मतलब हो जाएगा जो है बांग्लादेश, और एस मतलब श्रीलंका हो जाएगा, पी मतलब पाकिस्तान हो जाएगा, ए मतलब हो जाएगा अफगानिस्तान, एन मतलब नेपाल, और आई मतलब इंडिया। यानी 8 देशों का नाम एमबीबीएस पानी है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में लिखने के, फिर इसके बाद लिखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक से संबंधित एक क्षेत्रीय संगठन है। मतलब ये है कि ये 8 देशों का क्या है? एक संगठन है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं लिखने के, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम, मैपिंग, कोटेशन, इनका प्रयोग करके अपने आंसर को परफेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने छोटा सा यहाँ पे जो है इसका उद्देश्य के लिए यहाँ पे एक बना लिया है फ्लो चार्ट, और इस प्रकार से देखिए फ्लो चार्ट पे जो है आपको 1 नंबर 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और फिर एक एक करके इनकी व्याख्या करनी है। लिखेंगे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक, तकनीकी उद्देश्य। ये सब क्या है? सार का उद्देश्य है, जो 8 देशों का पूरा गुट है, संगठन है। अगर आपको एक तरीका पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। ऐसे भी आप फ्लो चार्ट बनाकर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितना फ्लो चार्ट डायग्राम का प्रयोग करेंगे उतना ही स्मार्ट आंसर होता है, परफेक्ट आंसर होता है, आपको बेहतरीन नंबर मिलता है। तो यहाँ फ्लो चार्ट पर ही जानवर आपको 1 नंबर 2 नंबर दे देगा। फिर इसके बारे में जब व्याख्या करेंगे एक एक करके तो आपको पूरा मिलने का चांस यहाँ पे ज्यादा रहता है। अगर आप वो डायग्राम नहीं बना सकते हैं तो ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं बना सकते हैं तो आप ऐसे सारे पॉइंट एक साथ पूरा जो है लिख दीजिए। सार का उद्देश्य 5-6 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर उसके बारे में एक एक करके व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी बहुत फास्ट चेकिंग होती है, और आप मेन हेडिंग लिख के उसके बारे में आप अच्छे से बना के लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कॉपी मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, लिखने की तरीका क्या है, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मैंने नया चैनल बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अकाउंट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ऐसे बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तब तक खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए जिंदगी में, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।